हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन स्टार्ट किया था। भारत के भौतिक विभाजन में हम लोगों ने उत्तरी पर्वत देखे थे, जिसमें हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ट्रांस हिमालय में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और पूर्वांचल हिमालय भी देखा था। और किस तरह से ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, इनको देखा था, इनका डिवीज़न देखा था, यहाँ से निकलने वाली नदियों को देखा था, किनके बीच में ये क्षेत्र पड़ते हैं, ये सब देखा था। गाइस, जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो उन क्लासेस को ज़रूर देख लें, क्योंकि ज्योग्राफी में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है और ये जो डिपेंडेंसी है वो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करती है। हम लोग जो है सब्जेक्ट के टॉपिक्स को अलग अलग करके पढ़ते हैं, इसीलिए उनमें एक रिलेशन नहीं बन पाता है, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते और फैक्चुअल डेटा हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है। तो इसीलिए एक जो फ्रिक्वेंसी बनी हुई है टॉपिक की, उसको बना के रखें, प्रीवियस क्लासेस को देखते चले, नोट्स को पढ़ते समय, मैपिंग करते समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते चले। अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान कैसा है, उसमें हम लोग सिंधु का मैदान देखेंगे, गंगा का मैदान पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग गंगा सिंधु के मैदान की बात करें तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, विशाल मैदान और थार मरुस्थल। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने भारत का फिजिकल डिवीज़न किया था, उसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय से स्टार्ट किया था, फिर हम लोग ग्रेटर हिमालय पर आए थे, फिर हम लोग लेसर हिमालय पर आए थे, शिवालिक हिमालय पर आए थे। शिवालिक हिमालय के नीचे का जो मैदान है, एक एकदम समझ लीजिए फिजिकल आपका क्लासिफिकेशन जो चल रहा है माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर विशाल मैदान की बात करेंगे, उसके बाद मरुस्थल की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग विशाल मैदान की बात करें तो विशाल मैदान बना कैसे, तो ये एक नवीनतम भूखंड है जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का भाग है। भौगोलिक दृष्टि से ये कभी पाकिस्तान में हुआ करता था और उसका जो जब विभाजन हो गया, जब उसको अलग कर दिया गया, तो इस विशाल मैदान के मध्यवर्ती एवं पूर्ववर्ती भागों का निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा हुआ। इसका जो पश्चिमी भाग है वो पंजाब के मैदानी भागों का निर्माण करता है। वहीं जो सिंधु है, ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ क्या करती हैं, इसका पश्चिमी भाग बनाती है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो है पूर्वी भाग बनाती है। और इसका जो गंगा यमुना का दोआब जो बीच में पड़ता है वो क्या है, मध्य भाग है। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र का है, ये गंगा प्लेन है और ये सिंधु प्लेन है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। यह मैदान जो है अत्यधिक उर्वर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे घनी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे ये क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल अच्छा सा क्षेत्र है, जहाँ पर हम अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसका विस्तार है उत्तरी राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, असम में व बंगाल में। अब बंगाल आपका ब्रह्मपुत्र में और इधर का सिंधु का क्षेत्र, जहाँ पे आपका पंजाब लगेगा, तो पंजाब वही हरियाणा, हरियाणा पंजाब, ठीक है। और आपको पता है कि ये सारी की सारी बेल्ट कृषि के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ठीक है। और यहाँ का जो भी क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये जो फर्टाइल एरिया है उसके जो उत्तरी मैदान के भौतिक लक्षणों के आधार पर, मतलब ये जो फर्टाइल एरिया है इसको भी कई तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे भाबर हो गया, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो भौतिक लक्षण है, इस भौतिक लक्षण के आधार पर इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ये देखिए हिमालय, हिमालय के बाद
हिमालय से जो भी पत्थर कंकड़ जो भी लाए गए, एक मिनट गाइस, हिमालय के बाद जो भी पत्थर कंकड़ लाए गए, ये देखिए, ये क्या है, ये भाबर है। यहाँ पे जो कुछ नदियाँ आती हैं और फिर विलुप्त हो जाती हैं और फिर वो तराई क्षेत्रों में दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर से आती है तो अपने साथ बहुत सारा अपशिष्ट लेकर आती है, उसके साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बहुत सारे अवसाद होते हैं। फिर देखिए तराई क्षेत्र, ये आपका तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से वो जो मोटे मोटे पत्थर थे, कंकड़ थे, वो छोटे छोटे हो गए और बांगर में और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, खादर में और कम हो जाएंगे। वहाँ पे क्या बनाएगा, नदी का डेल्टा बनेगा। ये डिवीज़न आप लोग समझते चलिएगा। भाबर बड़े बड़े पत्थर होंगे, उसमें तराई छोटे छोटे होंगे, बांगर में और कम हो जाएंगे। तो ये जो है ना, इस डायग्राम से बस इतना समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से डिवीज़न हुआ है 5 में। अब अगर हम लोग भाबर की बात करें तो यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। तो हम लोगों ने बात किया था, ये जो लास्ट पोर्शन है ये आपका शिवालिक का एरिया है और शिवालिक के बाद क्या, विशाल मैदान शुरू होगा और विशाल मैदान में जो पहला पोर्शन किसका आएगा, भाबर का आएगा। तो ये किसके, ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व हुआ है, ये एरिया देख रहे हैं, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व में जाएगा, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये इधर से उधर जा रहा है, ठीक, पश्चिम से पूर्व हुआ है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक है एवं पूर्व में कम हो गई है। आप डायग्राम से भी देख पा रहे होंगे कि ये देखो, यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो पश्चिम से पूर्व क्या है, इसकी चौड़ाई में कमी आई है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः कितनी है, 8 से 15 किलोमीटर। कितनी है गाइस, 8 से 15 किलोमीटर। यह हिमालय एवं शिवालिक से निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेपित कंकड़ और बालुओं के मिश्रित अवसादों से निर्मित हुआ है। ठीक, हिमालय एवं शिवालिक से जो नदियाँ निकल रही हैं वो जो अपने साथ अवसाद लेकर आ रही हैं, तो उसमें कंकड़ और बालू दोनों हैं, उनके मिश्रण से ये बना है। इसकी सघनता इतनी अधिक है कि इसमें छोटी नदियाँ जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देती हैं, केवल बड़ी नदियाँ ही प्रभावित होती हैं। विशाल मैदान की उत्तरी सीमा पर महीन मलबे और मोटे कंकड़ों के मिश्रण से बने हैं। अब इसकी अगर उत्तर की बात करें कि अगर ये वाला अगर पोर्शन हम देखें इसका, ये जो भाबर का, जैसे मान लीजिए ये भाबर का क्षेत्र जो इसके उत्तर का है, क्योंकि ये तो चौड़ा है क्षेत्र, ये क्या है, ये वेस्ट पार्ट है जो चौड़ा है, ये ईस्ट है जो कम इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है, 8 से 15 किलोमीटर। इसका जो उत्तरी भाग है, इसके अगर नॉर्थ भाग की बात करें तो वो किससे बना हुआ है, मोटे कंकड़ों के मिश्रण से बना हुआ है और महीन मलबे, यानी यहाँ पे महीन महीन मलबे हैं और बड़े बड़े कंकड़ हैं, उससे बना है। अब जब उसके बीच से नदियाँ बहती हैं तो जो बड़ी नदियाँ हैं वो तो हमें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन इसमें जो छोटी नदियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। और एक पॉइंट इसमें और मेंशन कर लीजिएगा कि ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल प्लेन नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं जब बड़े बड़े पत्थर हैं, मलबा साथ में है, तो उसके बीच में एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वही पानी और नीचे आएगा, जब तराई क्षेत्र में पहुँचेगा तो वो पत्थर को वहीं पे छोड़ देगा, क्योंकि जो नदियों का फ्लो होगा वो थोड़ा कम होगा और वो क्या करेगा, वहीं पर पत्थरों को छोड़ देगा, लेकिन गाद को साथ में लेकर आएगा और तराई क्षेत्र का निर्माण करेगा। और जो तराई क्षेत्र होगा हमारा एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सूटेबल प्लेन होगा। अब अगर हम लोग तराई क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। अब ये इसके दक्षिण में पड़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं ये इसके दक्षिण में पड़ रहा है और ये क्या है, दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र होने का मतलब क्या है, क्योंकि इसके पास गाद ज़्यादा होगी। बारीक कंकड़ पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। ये किससे बना है, चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 20 ठीक किलोमीटर इसकी चौड़ाई है।
भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और दिखना बंद हो जाती हैं, वो तराई क्षेत्र में फिर से दिखने लगती हैं। और रीज़न अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्यों दिखने लगती हैं। पुनः दिखने लगती हैं, तराई क्षेत्र में ये दृश्यमान हो जाती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में कम और पूर्व में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है। यहाँ पे ढाल कम है क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेन नहीं है, उच्चावच जो होती हैं, हाई प्लेन्स नहीं है, समतल ज़मीनें हैं, तो यहाँ पर बिखराव क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और मिट्टी हमेशा नम रहेगी। नम रहने का कारण है क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल एवं गेहूँ हेतु यह उपयुक्त है। मतलब तराई क्षेत्र में गन्ना, चावल, गेहूँ होता है। और आप लोग जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश भी तराई क्षेत्र में आता है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी ये सब पड़ता है। और हमारे वहाँ पर चावल, गन्ना, गेहूँ ये सब ज़्यादा है, और हमारे वहाँ ये बेल्ट ही पाई जाती, गन्ना, चावल और गेहूँ के। गन्ना तो यूपी की विशेषकर एक विशेषता है, गन्ने की कृषि। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। बांगर। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। बांगर क्या है? उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। किससे निर्मित है? पुरानी जलोढ़ मृदा से। ठीक है गाइस, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ बांगर का बना है। पुराने जलोढ़ बांगर का, अगर पुराना जलोढ़ कहाँ मिलता है बात करें तो वो बांगर में मिलता है। पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीयता देखने को मिलती है, जिसे रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें जो क्षारीयपन है, जो लवणता है, उसे क्या कहा जाता है? रेह अथवा कल्लर। इसमें जो शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं। मतलब इसमें जो क्षारीयता देखी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? रेह और कल्लर कहा जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है। बांगर कहाँ है? जो बाढ़ वाला क्षेत्र है उसके ऊपर होगा। कहाँ होगा? फ्लड एरिया के ऊपर होगा। इसीलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, इसीलिए यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। लेकिन अगर हम कोसी नदी की बात करें तो बिहार में बाढ़ आती है, यानी वहाँ पे बांगर क्षेत्र नहीं होगा। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी है। अब देखिए, बांगर भी कम उपयोगी है और भाबर भी कम उपयोगी है, लेकिन तराई क्षेत्र और खादर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। अब अगर आपको ये क्लासिफिकेशन पता है कि एग्रीकल्चर कहाँ पर हो सकता है अच्छी तरह से, कहाँ नहीं हो सकता है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो उससे भी हम लोग एलिमिनेट करके कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बांगर में और भाबर में तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल प्लेन नहीं है, वहीं बांगर भी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल प्लेन नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। भूमिगत जल स्तर की गहराई ज़्यादा होती है क्योंकि किससे बना है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसे को भूड़ कहते हैं। यहाँ पे मिलने वाली जो कंकरीली भूमि है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे मिलने वाली कंकरीली भूमि को क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि यहाँ तक क्लास डिस्कस जो है क्लियर होगी आपको, यहाँ तक का डिस्कशन। अब हम लोग आते हैं खादर पे। तो खादर जो है यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है।
बांगर क्या थी? ऊपर की भूमि थी, इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल सिचुएशंस नहीं थी। लेकिन खादर क्या है? निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। खादर क्या है? निचली भूमि है और ये नवीन जलोढ़ मृदा से बनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि बांगर और खादर, इसमें जलोढ़ मृदा पुरानी से कौन सी बनी है और नई से कौन सी बनी। कंफ्यूजन होता है, क्लियर रखिएगा स्टेटमेंट बिल्कुल। बांगर बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा से बनी है, खादर नई जलोढ़ मृदा से बनी है। इसे कांप कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कांप मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कांप मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। उसका विस्तार कहाँ पे था? देखे थे आप लोग? उसका विस्तार हम लोगों ने देखा था पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। और इसका विस्तार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पूर्वी भागों में, बिहार और पश्चिम बंगाल में। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है। अब ऑब्वियस है, ये तो आप लोग खुद भी समझ पा रहे होंगे कि खादर, डायग्राम से ही स्पष्ट हो रहा है। डायग्राम से ये देखिए, बांगर ऊपर की तरफ है और खादर नीचे की तरफ है और इसी के नीचे डेल्टाई प्रदेश आएगा। ठीक है, तो बांगर और खादर, बांगर जो ऊपर है वो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, क्योंकि जब बहकर आई है सब पुरानी मिट्टी ऊपर जम गई है। लेकिन जब वो और नीचे आई है, कुछ और टूटा फूटा है, तो जो नई जलोढ़ मृदा से कौन सा बना है? खादर बना है। और इसको क्या, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? कांप मृदा भी पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। खादर क्षेत्र कहाँ पर है? नदियों के निचले हिस्से में। देख के ही लग रहा है खादर, देखिए डायग्राम में। इसी पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ के साथ मृदा बहकर आती है, तो वो क्या करती है? ऊपर से नीचे लाती है और जम जाती है, और ये और भी ज़्यादा फाइन सॉइल होती है। कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ है। अभी मैंने बताया था, ये कृषि कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। क्यों होता है? वहाँ पर जो बांगर में क्या हो रहा है? भूमिगत जल स्तर नीचा है, यहाँ पर क्या है? बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। खादर भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है। चीका मिट्टी होती है एक। कौन सी होती है? चीका। चीका चीका की अधिकता होती है, जो इसे पानी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। अगर चीका मिट्टी की बात करें तो वो खादर में मिलती है। ये क्या करती है? सॉइल में नमी को बहुत टाइम तक क्या करती है? पकड़ के रखती है। इस क्षेत्र में या मिट्टी में चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि अच्छे से की जा सकती है। अब आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि यूपी से लगाकर वेस्ट बंगाल तक का जितना भी क्षेत्र है हमारा, जैसे वेस्ट बंगाल जूट के लिए, गन्ना यूपी, चावल बंगाल में क्या है, ये सब है। चावल गेहूं पंजाब में। ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है? दलहन तिलहन का। ये खादर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डेल्टाई में। डेल्टा प्रदेश जो खादर के नीचे है, नदी घाटी, यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। मतलब खादर से भी आगे जो बढ़ गया है वो उसका ही विस्तार है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना व नया पंक तथा दलदल सम्मिलित होते हैं। अभी जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में पहुंचेंगे तो पंक डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसमें पुराना व नया पंक तथा दलदली है, और ये दलदली क्षेत्र होगा। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ की उच्च भूमि को, यहाँ की उच्च भूमि को चार कहते हैं। ठीक है, यहाँ की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार कहते हैं। आई होप यहाँ तक डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसे ही याद कर लीजिएगा। हिमालय, हिमालय के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर, तराई, बागर ऊपर की तरफ, खादर नीचे की तरफ। बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, खादर में नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो डेल्टा प्रदेश है वो खादर का ही विस्तारित भाग है। खादर में
सबसे अच्छी कृषि होती है गन्ना, गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, ठीक है। भाबर कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तराई भी जो है सुटेबल नहीं है उतना, लेकिन हाँ बांगर भी उतना सुटेबल नहीं है। सबसे सुटेबल अगर कोई है तो वो खादर है, ठीक है। यहाँ पे कांप मिट्टी भी पाई जाती है, किसमें? खादर में कांप मिट्टी भी पाई जाती है। और खादर भूमि की भूमा मृदा में क्या होता है? चीका होता है, और चीका जो होता है बहुत ही चिकना होता है। तो उसी से थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, लिंक कर लीजिएगा कुछ भी याद करने के लिए कि चीका होता है। तो वो जो मृदा होती है चीका मृदा, वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है। उसके कारण ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। डेल्टा प्रदेश को क्या कहते हैं? डेल्टा प्रदेश में जो उच्च भूमियाँ होती हैं उनको चार कहते हैं। दलदली प्रदेश यहाँ पे पाए जाते हैं, निचली गंगा घाटी में है। अब हम लोग आगे चलते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों को उनके प्रदेश के आधार पर, एक्चुअली गाइस ये गलत प्रिंट हो गया है। ये है कि उत्तरी गंगा के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये प्रादेशिक है, प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग छोड़ दें, ठीक। और अब आते हैं हम लोग पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। आगे बढ़ते हैं और पंजाब का मैदान देखते हैं। पंजाब का मैदान सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के नाम रावी, व्यास तथा तत्वों के द्वारा, एक मिनट गाइस, ओके, हम लोग पंजाब के मैदान की बात कर रहे थे जिसमें सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, रावी, चेनाब, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदानों को पंजाब का मैदान कहते हैं। अब आप लोग इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि ये देखिए इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और नीचे सतलुज, ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाता है? पंजाब का मैदान। मैपिंग करते चलिएगा अपने एटलस में, इन सब चीज़ों को देखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्या है? पंजाब का मैदान। अगर कोई पंजाब का लोकेशन पूछ ले तो कितना है? 5 नदियां हैं, क्योंकि पंजाब को पंच नदियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। इसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है। और आपको पता होगा कि इंडस वैली जो है उसके वाटर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट भी अराइज होता रहता है। तो आप लोग उस छोटी सी बात से ये समझ सकते हैं कि इसका विस्तार क्या है, दोनों देशों में है, लेकिन इसका विस्तार पाकिस्तान में ज़्यादा है, ठीक है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्ता दोआबों के क्षेत्र आते हैं। पहले तो आप लोग ये समझ लो कि दोआब होता क्या है। तो दोआब दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत जो पंजाब का मैदान है उसमें बारी तथा बिस्तर दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। इसीलिए हमारे वहाँ पंजाब में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया गया था। बारी और बिस्ता कहाँ पर पड़ते हैं? दोनों पंजाब में पड़ते हैं। पंजाब की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर को बैड लैंड या अनुर्वर भूमि कहते हैं। अच्छा, पंजाब की जो पुरानी भूमि है उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ भूमि, जो पुरानी है, ओल्ड है जो, उसे क्या कहते हैं? बैड लैंड। लिख लीजिएगा गाइस, क्या बोलते हैं? बैड लैंड। बैड लैंड या अनुर्वर भूमि, जो फर्टाइल नहीं है, नॉन फर्टाइल सॉइल लैंड, ठीक है। पंजाब के पर्वतपदीय मैदानों में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को चौस या चोस कहते हैं। इसको भी आप लोग समझ लीजिए
कि पंजाब की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, जो पंजाब के पर्वतपदी मैदानों में, मतलब पंजाब का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो निचली मैदान है वो नदियों के द्वारा लाए गए अपरदन से निर्मित है। तो उसको क्या कहते हैं, उस भूमि को? पंजाब के पर्वतपदी मैदानों में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को बार बार इसलिए बोलते हैं कि याद हो जाए। आप लोग सुन ना पाए हो तो सुन ले, अगर किसी का नेट स्लो हो तो वो उसको फिर से देख ले, डाउनलोड कर लो, चाहे जैसे भी पढ़ लो, जैसे अच्छा लगे। चूज क्या कहते हैं? चोज या चौज कहते हैं। इस प्रकार के चौज होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक बार शायद इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहाँ ज़्यादा होते हैं या ये क्या होते हैं। तो ये होते क्या हैं ये समझ लो, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नदियों के द्वारा अपरदन से बने हैं। ठीक, अब दोआब की बात करते हैं। तो दोआब में क्या है? विस्त दोआब है, बारी दोआब है। अब विस्त दोआब कहाँ पड़ता है? ब्यास और सतलुज के बीच में पड़ता है। वहीं पर बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में, रचना दोआब रावी से चेनाब, चज दोआब चेनाब से झेलम, सिंधु सागर के दोआब झेलम, चेनाब और सिंधु पर। ये मैप है, ये मैप आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, चिज दोआब देख रहे हैं, ये सिस्ट है, ये बारी दोआब है, ये देखिए ये बारी दोआब है, ये रचना दोआब है, ये चिज दोआब है, सिंधु सागर दोआब, वो देखिए सिंधु सागर दोआब है। देख पा रहे हैं आप लोग मैप में? अगर मैप क्लियर नहीं है तो आप लोग उस पे देख लीजिएगा। ये देखिए सिंधु सागर दोआब, यहाँ पर कौन सा है? सिंधु सागर दोआब है, यहाँ पे चिज दोआब है। ये देखिए, और नदियों का क्लासिफिकेशन भी इसी हिसाब से है। ये बारी दोआब है, ये रचना दोआब है, और एक ये यहाँ पर बिस्त दोआब है। देख रहे हैं, दिल्ली से लगा एरिया बिस्त दोआब का है। आगे चलते हैं, हम लोग अपने गंगा का मैदान देखेंगे। गंगा का मैदान, अच्छा, गंगा के मैदान जो है ना, उसका क्लासिफिकेशन 3 भाग में है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। तो इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऊपरी गंगा का मैदान रुहेलखंड का मैदान लगता है और अवध का मैदान लगता है। ऊपरी गंगा के मैदान में कौन कौन सा लगता है? रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। वहीं मध्य गंगा का मैदान का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। और जो बिहार का है उसमें सारना का मैदान है, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान है। वहीं निचली गंगा का मैदान है पश्चिम गंगा का मैदान। तो इसमें जो ये दोनों है, ये वाला, ये रुहेलखंड का भाग है और अवध का भाग है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग है, और निचला वाला जो है वेस्ट बंगाल का भाग है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान में अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश बिहार का हो गया, ये ऊपर का हो गया रुहेलखंड का मैदान और मध्य का मैदान, और यहाँ पे आपका नीचे दिखा रहा है बांग्लादेश, मतलब पश्चिमी बांग्लादेश। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और नीचे क्या आया आपका? पश्चिम बंगाल। ठीक है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को ही फर्दर डिवाइड किया गया था, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। गंगा के मैदान की रचना एक अर्गगत कैसे हुई है? अर्गगत पूर्वी, ठीक है, में हुई है।
अब अर्धगत क्या है ये समझ लीजिए कि प्रायद्वीपीय भूखंड में हिमालय के दक्षिण प्रसार को जब रोका, मतलब कहीं पर जाकर हिमालय का प्रसार भी रुका, उसके जब दक्षिण प्रसार को रोका गया तो हिमालय के जो उच्च वलनों के कारण एक अर्धगत निर्मित हो गया, जो फोरद्वीप निर्मित हो गया, जो वही जो था आगे धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया। अब हिमालय से निकलने वाली अवसादों से जब वो भर गया तो गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हो गया। गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, अगर हम यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम चलते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आती है। समझ रहे हैं कि समुद्र से दूरी क्या है। यहाँ पे अगर एक मिनट गाइस, दूसरा मैप ये देखिए आप लोग, ये हिमालय के विस्तार को रोका, वहां से निकलने वाली नदियों के कारण फोरद्वीप बने यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम इसको पूर्व से पश्चिम की ओर देखें, यहाँ से इससे समुद्र की दूरी मतलब बे ऑफ बंगाल की दूरी कम होती जा रही है। और गंगा का मैदान ये क्या है, ये हम लोगों ने पंजाब का मैदान देखा था। अब ये देखो, ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ये मध्य गंगा का मैदान है और निचली गंगा का मैदान है। यहाँ से जब पूरब से पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो यानी बे ऑफ बंगाल से इसकी दूरी कम होती जा रही है। बे ऑफ बंगाल से दूरी कम होती जा रही है मतलब समुद्र तल से इसकी दूरी कम होने के कारण इसमें जो है वर्षा में कमी आती जाती है। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अब ये क्यों है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, इसको देख के ही लग रहा है कि ये निम्न गंगा का मैदान है और यहाँ से जितना भी बादल बनता है वो सब यहीं बरस जाता है क्योंकि ये इसके निकट में पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ऊपरी गंगा के मैदान की बात करेंगे तो वर्षा का लेवल कम होता जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, रेनफॉल जो होता है उसमें कमी आती है, ठीक है। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक जो बन जाती हैं पानी के बहाव के कारण, मिट्टी को काटकर ऐसे करके जो बन जाती है। मान लो कि नदी बह गई तो ये एक ऑक्सबो लेक वैसे बना देती है। तो कौन सी वो बन जाती है, अभी जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑक्सबो लेक, ठीक है। गोखुर झीलें पाई जाती हैं क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्प के रूप में बहती हैं। विसर्प मतलब समझ रहे हैं, ऐसे 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 करके जब नदियाँ बहती हैं तो यहीं पे वो कहीं पे कटाव करके गोखुर का बना लेती हैं। तो विसर्प के बहने के कारण ये क्या करती है, गोखुर लेक बनाती हैं। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं जिसे पटना के निकट जलजा, मोकामा के निकट टाल कहते हैं। अभी ये हम लोगों ने पीछे देखा था पश्चिम की, ये जो बिहार में भी 3 भागों में डिवाइड हो गई है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है, ठीक है। दार्जिलिंग और उसका जलपाईगुड़ी जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र क्या कहलाता है, दुआर कहलाता है। क्या कहलाएगा गाइस, दुआर कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग राजस्थान के मैदान पे चलते हैं और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंटेंट मिस होता है या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अब आ गया राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर, ये गलत लिख गया, यहाँ पे से है, भारत की सीमा
भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक फैला है। ये मैप देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा सा है कि ये पश्चिम अरावली पर्वत, ये देखिए इसका विस्तार कहाँ है, पश्चिम में अरावली। पश्चिम में अरावली जो है आपका, अरावली आपका ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है ये अरावली है। तो क्या कह रहे हैं, पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, यानी यहाँ ऊपर तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा यहाँ पे लग जाएगा तथा दक्षिण में गुजरात इधर लग जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक फैला हुआ है। अब इसके बारे में कुछ आप लोग लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो सुन लीजिए। इसका विस्तार बता दिया है कहाँ से कहाँ तक है। भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक। राजस्थान का मैदान केंद्रीय उच्च भूमि के बीच में अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करती है। अच्छा, राजस्थान का मैदान और इसका जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसका एक मैदान है और एक उच्च भूमि है, उसकी भूमि के बीच में अरावली जो है, अरावली रेंज हमारी जो ऐसे है, ये क्या कर रही है, एक विभाजक का कार्य कर रही है। ठीक है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। अब दूसरी बात इसमें है कि 25 सेंटीमीटर वर्षा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से ये कहीं पर भी वर्षा का लेवल बढ़ना और घटना वहाँ की वाटर बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो वाटर बॉडीज़ के जितना पास में होगा वहाँ वर्षा उतनी ज़्यादा, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर, जितना दूर होगा वहाँ पर वाटर बॉडी से वर्षा उतनी कम होगी। ठीक। अब 25 सेंटीमीटर समरेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। जो राजस्थान की उर्वर भूमि है, जो फर्टाइल एरिया है राजस्थान का, उसे क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल जो है, अभी थार मरुस्थल के बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के मैदान में जो थार मरुस्थल है वो खनिज तेल, अब मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, फॉसल फ्यूल ज़्यादा पाए जाएंगे, और जब फॉसल फ्यूल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान है। कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास करवाया गया है। यहाँ पे किस नहर का विकास करवाया गया है, क्योंकि राजस्थान हमारा डेजर्ट एरिया में लगता है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर किसका विकास करवाया गया है, इंदिरा गांधी नहर का। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय मतलब जो अंतःस्थलीय झील है। कौन सी झील है, सांभर झील है। राजस्थान में कौन सी झील है, सांभर झील है। जो अंतःस्थलीय है, लैंडलॉक टाइप की है, खारे पानी की झील है। काहे की झील है, खारे पानी की झील है। लूनी इस मैदान की एक प्रमुख नदी है। तो राजस्थान की नदी कौन सी है, लूनी। लूनी नदी पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग अगर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लूनी नदी पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सांभर झील के बारे पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सांभर झील, और ये कैसी है, अंतःस्थलीय है और खारे पानी की झील है। ठीक है गाइस, आगे चलते, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं।
यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय अपवाह हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बॉल्सन बोलते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या बोलते हैं? बाल्सन कहते हैं। चौरस तथा प्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। और यहाँ पे एक एक झील और एक तरह की झील और पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं। ठीक है, चौरस तथा प्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को, जो छोटी होती हैं उन्हें प्लाया बोलते हैं। जो विस्तृत समतल गर्त में पाई जाती है उनको बॉल्सन बोलते हैं। यानी ये छोटे क्षेत्रों में पाई जाएंगी और बॉल्सन क्या है? बड़े बड़े में, समतल क्षेत्रों में। ठीक, आगे चलते हैं। सांभर झील बॉल्सन का उदाहरण है। अगर कोई पूछे कि सांभर झील कैसी झील है? अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। यहाँ की एक नदी लूनी है। और बॉल्सन का उदाहरण है, मतलब बड़ी झील का उदाहरण है। डिडवान, कुचामपन, सारगोल तथा अन्य झीलें प्लाया के उदाहरण हैं। अब अगर हम लोग प्लाय झील की बात करें तो कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतना डीप वैसे जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर कैसा है ये हम और आप नहीं समझ सकते। वो एग्जामिनर जैसा चाहेगा वैसा सेट करेगा। और अगर यहाँ पे करंट में कुछ भी हुआ हो तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन पूछेगा ज्योग्राफी का भी। करंट की क्लास में बाकी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। सारगोल, ये किसके उदाहरण है? ये छोटी छोटी नदियों झीलों के उदाहरण है। इन्हें क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लाया। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। समस्त मरुस्थलीय प्रदेशों में रेतीले टीले तथा बारखान पाए जाते हैं। अब वो रेतीला क्षेत्र ही है तो इसलिए वहाँ पर सेंट ही पाया जाएगा। और राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालूका स्तूपों से ढका हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान ये आप लोग देख रहे हैं ना, कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे दिहांग गार्ज आज देख लीजिए कि कैसे, ये देखिए दिहांग गार्ज है। और प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि दिहांग गार्ज से ही एक तीखा मोड़ लेकर ब्रह्मपुत्र नदी वेस्ट बंगाल में आती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस मैप को देख के कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास की थी उसमें एक कॉन्सेप्ट लिया था कि दिहांग गार्ज से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी तीखा मोड़ लेकर भारत में एंट्री करती है और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बहती है। अब हम लोग देखते हैं कि यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया है और सुदूर पूर्व भाग है। क्या है ये? सुदूर पूर्व भाग है, मतलब बहुत ज़्यादा पूर्व में पड़ रहा है। और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदी, ठीक है, सब नसीरी हो गई, देबांग हो गई, देहांग हो गई, ये सब क्या है? लोहित हो गई, ये सब है ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। अभी हम लोग जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ इधर, और पश्चिम में इंडस और इंडस की सहायक नदियाँ उधर पंजाब में जो बह रही है वो सबसे पश्चिमी पोर्शन है और ब्रह्मपुत्र सबसे ईस्टर्न पोर्शन है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण और पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। बंगाल की खाड़ी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इसका पोर्शन ये देखिए, यहाँ से आती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और यहाँ पर उसका नाम बदल जाता है। इसकी ढाल प्रवणता कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन जाते हैं, जैसे मंजुली द्वीप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इसकी ढाल प्रवणता कम है तो यहाँ पे कई सारे द्वीप बन रहे हैं। द्वीप बनने का कारण क्या है? यहाँ की ढाल प्रवणता कम है, जैसे मंजुली द्वीप। और मंजुली द्वीप आप लोगों को पता है कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा, परंतु दक्षिण किनारे का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है।
असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल जो नॉर्दर्न उसके स्लोप हैं वो इस खड़े हैं, ठीक, परंतु दक्षिण किनारे के जो स्लोप है वो मेघालय की तरफ मंद पाए जाते हैं। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। ये मैदान कैसा मैदान है? अब गंगा का मैदान जैसे उपजाऊ है वैसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी उपजाऊ है। और हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि पंजाब से पश्चिम बंगाल तक और बंगाल तक का जितना बेल्ट है वो गेहूं, चावल, जूट, तिलहन, दलहन आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर होती है। और पश्चिम में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? बंगाल में। पश्चिम में नहीं, सॉरी, पूर्व में सबसे ज़्यादा खेती बंगाल में पटसन यानी जूट और चावल की होती है। यह मैदान इतना उपजाऊ है कि यहाँ पे मुख्यतः चावल और पटसन की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोखुर झील, बील, दलदल एवं तराई क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ पे जब नदियों का मार्ग विचलित हो जाता है, वो जब विसर्ग में बहती हैं और जब कहीं अपने मेन उससे कट जाती हैं, तो वहाँ पे वो क्या कर रही होती हैं? गोखुर झीलें, दलदल, तराई क्षेत्र ये सब बना रही होती हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको हम लोग समराइज़ करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, आने वाली क्लासेस में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। कल हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इंडियन डेजर्ट पे करेंगे। इंडियन डेजर्ट के साथ साथ हम लोग सारे प्लेटू वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम लोग ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते चलिए। एक इंडिया का ओवरव्यू लेने के लिए भी ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं और यहाँ से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रिलेट करके आते हैं। तो अगर आपको एक बार इंडिया की ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी, उसकी भौगोलिक स्थिति समझ में आ जाएगी, तो कहाँ पे क्या होता है कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। कहाँ से कौन सी नदी कितना फर्टाइल एरिया बना रही है वो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपके अपने आप ही निकल के आएंगे। डिवीज़न पता चल जाएगा, जैसे हम लोगों ने हिमालय में शिवालिक सबसे निचला देखा था, उसके ऊपर लेसर हिमालय देखा, फिर उसके ऊपर ग्रेटर हिमालय देखा, ट्रांस हिमालय देखा, उनकी कौन कौन सी रेंज है ये हमने देखी। उसके बाद हम लोग जब मैदानों में आए तो मैदान में भी हमने क्या पंजाब का मैदान देखा, उसके बाद गंगा का मैदान देखा, ब्रह्मपुत्र का मैदान देखा, कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। अब आप लोग इसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर लीजिएगा, मैप को एक दूसरे से रिलेट कर लीजिएगा कि शिवालिक के नीचे वाले में भाबर पाई जाती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए कम उपजाऊ होती है, उसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं और गाद भी होता है। वहीं हम लोग तराई क्षेत्र में जब आते हैं तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है, कंकड़ पत्थर रेत सब पाया जाता है, इसमें बारीक कंकड़ भी होते हैं। उसके बाद जब हम लोग नीचे भांगर में आते हैं तराई क्षेत्र में, तो देखो तराई क्षेत्र और खादर दो बेल्ट ही ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर की जो है बहुत अच्छी दशाएं हमें देखने को मिलती, ठीक है। तराई क्षेत्र और खादर क्षेत्र दो में हमें एग्रीकल्चर की दशाएं अच्छी देखने को मिलती हैं। वहीं भाबर और बांगर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, वहाँ की लैंड सॉइल कैसी है, वहाँ पे कौन सी पुरानी जलोढ़ मृदा मिल रही है कि नई जलोढ़ मृदा मिल रही है। अब आपको पता हो चल गया होगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा में एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं होता जितनी नई जलोढ़ मृदा में होता है। और नई जलोढ़ मृदा हमें कहाँ पाई जाती है? खादर में पाई जाती है। खादर भूमि की मृदा में जो चीका होता है वो क्या करता है? वाटर को ज़्यादा होल्ड करता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। और खादर के जो हमने देखा था, खादर कहाँ चला गया था? बिल्कुल डेल्टाई क्षेत्र, यानी जो बे ऑफ बंगाल है उसके जो डेल्टा बन रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट। और भांगर क्या है? भांगर ऊपरी भूमि है और खादर क्या है? निचली भूमि है।
तो ये सब एक ओवरव्यू है क्लास का, और इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये बताइएगा, और कमेंट, लाइक, शेयर, डिसलाइक सब कुछ ज़रूर किया करिए। इससे हमें, हम जो कर रहे हैं, हमारी वर्किंग के बारे में पता चलता है, और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है इसके बारे में भी पता चलता है। ओके गाइज़, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय।